हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का जो एग्जाम्स हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, उसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें जो आपका यूनिट 1 है, जिसका टाइटल है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसको हम लोग कर रहे हैं। और ये हमारे इन क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और 2 अपलोड किया जा चुका है, जिसको आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है आज का, वो क्या है। ये असर्शंस रीजन का है क्वेश्चन, कथन और कारण का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। असर्शंस दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू अरविंदो द परसिस्टेंस ऑफ द विलेज कम्युनिटी कंट्रीब्यूटेड टू द फेल्यूर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रांग नेशन। यानी अरविंदो के अनुसार एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य के विकास की असफलता का प्रमुख कारण ग्राम समुदाय का बने रहना मानते हैं वो। ठीक। अब रीजंस क्या दिया है, रीजन दिया हुआ है कि इट प्रिवेंटेड पीपल द रियल realm from being a partner in the struggle of the real realm, the triumph, disaster and failure of the rulers, either as a citizens or एज ए सोल्जर्स। यानी इसने लोगों को वास्तविक क्षेत्र जैसे शासकों के क्षेत्रों के लिए संघर्ष जो हो गया, विजय, विपत्तियां, असफलताओं में या तो नागरिक के रूप में या तो सैनिकों के रूप में भागीदारी बनने से रोकते थे विलेज। तो यहाँ अरविंदो के अनुसार ये दोनों ही जो असर्सन और रीजन्स है, दोनों सही है। और रीजन्स जो है, यहाँ पर जो कारण है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्सन्स का। यहाँ जो ऑप्शन थर्ड नंबर होगा वो करेक्ट होगा। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा अरविंदो के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अरविंदो एक फिलोसफर हैं, योगा गुरु भी थे, महर्षि के रूप में भी जाने जाते हैं, पोएट के रूप में जाने जाते हैं, जर्नलिस्ट थे और साथ ही साथ इंडियन रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट के रूप में भी इनको जाना जाता है। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी और रिवोल्यूशंस में क्रांति और आध्यात्म के कॉम्बिनेशंस के रूप में इनको देखा जाता है। ये 1910 के पहले तक ये एक्टिव रूप से पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद ये 1910 के बाद छोड़ देते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअल रिफॉर्मर के रूप में कार्य करते हैं। इन्होंने वर्ल्ड फेमस श्री अरविंदो आश्रम की भी स्थापना की थी, जो एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी के रूप में कार्य करती है पांडुचेरी में। ये कुछ सोसाइटियों से भी इनका संबंध था, याद रखिएगा कौन कौन सी सोसाइटियां हैं। अनुशीलन समिति है, लोटस एंड डैगर है, एक सेक्रेट सोसाइटी थी, और जुगांतर पार्टी से ये संबंध रखते हैं। इसके अलावा इनके जो जनरल्स या मैगजीन्स रहे हैं, उनके भी नाम आप याद रखिएगा। ये वंदे मातरम जो मैगजीन्स था, जनरल था, उसका एडिटर एडिटर का काम भी करते थे। इसको फाउंड किया गया था बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। ये कर्म योगिनी न्यूज़पेपर भी चलाया करते थे। इसके अलावा धर्मा मैगजीन थी, आर्या फिलोसफिकल का एक फिलोसफिकल मैगजीन थी इनकी, और भवानी मंदिर एक रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल पंपलेट था, जिसको वो जारी करते थे, भवानी मंदिर। ठीक। तो ये सब चीज़ें थी जनरल मैगजीन्स, जिनको आपको याद रखना है। फिर इनके कुछ बुक्स हैं या एसेज हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। द लाइफ डिवाइन इन्होंने लिखा 1919 में। एसेज ऑन गीता 1922 में इन्होंने लिखा। द भगवत गीता, सावित्री अ लीजेंड एंड सिंबल, एक पोएम के रूप में इन्होंने 1940 में लिखा। फिर सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में लिखा, पब्लिश हुई इनकी। ठीक है। इंटरनल योगा हो गया, द सीक्रेट ऑफ वेदा हो, द रिनेसेंस इन इंडिया ऑन एजुकेशन, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द मदर एंड द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ये सभी इनके बुक्स और एसेज हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके बारे में, द आइडिया ऑफ सुपरमैन इन अरविंदोज फिलोसफी इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। यानी अरविंदो ने जो अपना कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया ऑफ सुपरमैन का जो दिया है, वो किसके फिलोसफी से प्रभावित होकर दिया है। फ्रेडरिक नीत्शे, प्लेटो, अरिस्टोटल या कार्ल लैम्पर्चेट। तो इसमें जो होगा आंसर, आपका करेक्ट आंसर होगा वो फ्रेडरिक नीत्शे जो है, तो इनके जो है तो आइडिया से प्रभावित थे। यानी सुपरमैन का जो पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, वो नीत्शे के द्वारा दिया गया था। बाद में इसको उनसे जो है तो अरविंदो ने अडॉप्ट किया था। तो याद रखिएगा किससे लिया था कॉन्सेप्ट, फ्रेडरिक नीत्शे से। इसके अलावा अरविंदो जो है तो पैसिव रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट देते हैं। पैसिव रेजिस्टेंस में ये दो लेवल की बात करते हैं कि जो पैसिव रेजिस्टेंस होता है वो दो लेवल पे कार्य करता है। पहला लेवल वो इंडिविजुअल लेवल पे मानते हैं कि वो इंकरेज करते हैं जो पीपल हो वो सेल्फ डेवलपमेंट के मेथड को अपनाए, जैसे स्वदेशी हो गया, नेशनल एजुकेशन हो गया। सेकंड लेवल पे जो मानते हैं वो कहते हैं कि वो प्रेशर एग्जर्ट करना है गवर्नमेंट पे, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना है अपनी डिमांड्स को लेकर। तो ये दो लेवल पे पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब इनका पैसिव रेजिस्टेंस में क्या क्या आता है, ये पैसिव रेजिस्टेंस के लिए निम्नलिखित मेथड बताते हैं, जिसके द्वारा
इसको अचीव किया जा सकता है। पहला है ये रिफ्यूज़ल करते हैं असिस्ट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की सहायता से मना करना, उसका बायकॉट करना, ठीक? टैक्स देने से भी मना करते हैं गवर्नमेंट को कि जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है सरकार को उसको ना दें। बायकॉट करें जो प्रोडक्ट हैं मैन्युफैक्चर हुए हैं फॉरेन कंट्री में, विदेशी का जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करने की बात की जा रही है, ठीक? बायकॉटिंग द गवर्नमेंट्स स्कूल, जो गवर्नमेंट्स के स्कूल और कॉलेज हैं, लॉ कोर्ट्स हैं, उनको भी बायकॉट करने की बात की जा रही है पैसिव रेजिस्टेंस में, यानी इनके जो अरविंदो का पैसिव रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ इसमें बात की जा रही है कि अपना खुद का स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें और अपने आर्बिट्ररी कोर्ट खोलें, जो हो तो सेल्फ हेल्प और नेशनल इंडिपेंडेंस की में एक भूमिका निभाएगा। तो ये पैसिव रेजिस्टेंस का मेथड था अरविंदो का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं गांधी से संबंधित और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला है, देयर इज ए नो पॉलिटिकल पावर इन द आइडियल स्टेट बिकॉज देयर इज ए नो स्टेट, यानी आदर्श राज्य में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती क्योंकि कोई राज्य नहीं होता, ये कहना है महात्मा गांधी का, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सच स्टेट देयर वुड बी नो कोर्ट और लॉ, ऐसे राज्य में कोई न्यायालय और कानून नहीं होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इनका सही है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशंस। तो महात्मा गांधी का जो विजन्स है आइडियल स्टेट का, वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वेयर द पॉलिटिकल पावर एज वी नो वुड नॉट एग्जिस्ट, यानी पॉलिटिकल पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी, और पॉलिटिकल पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो स्टेट स्वयं एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्टेट स्वयं नहीं होगा, यानी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। उनका जो बिलीव है वो सेल्फ रेगुलेटिंग सोसाइटी में है। वो कहते हैं कि जो सोसाइटी हो गवर्न हो मोरल अथॉरिटी के द्वारा, ना कि पॉलिटिकल पावर के द्वारा। और ऐसी सोसाइटी में जो है तो ये मानते हैं कि किसी भी कोर्ट्स या लॉ या कानून की आवश्यकता नहीं होगी, या इनका जो रोल होगा वो बहुत ही मिनिमल होगा। और ये इनका जो आइडियल स्टेट्स है उसमें ये मानते हैं कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो रिजॉल्व किए जाएंगे सत्य, ट्रूथ और नॉन वायलेंट के द्वारा, ठीक ना, अहिंसा के द्वारा, जो यानी जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनको रिजॉल्व करने का जो तरीका होगा सत्य होगा और अहिंसा होगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि इनके जो दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चंस में दिए हुए हैं वो दोनों गांधी के आइडियाज ऑफ आइडियल स्टेट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक? अब हम लोग गांधी से संबंधित कुछ आइडियाज जान लेते हैं। इनका स्वराज का आइडिया क्या है। इन्होंने जो अपना आइडिया ऑफ स्वराज दिया था वो हिंद स्वराज की जो बुक पब्लिश किए थे 1909 में, उसमें इन्होंने दिया था। ये जो इन गांधी की हिंद हिंद स्वराज थी, इन्फ्लुएंस थे मजनी जो इटली के थे उनसे, ठीक? स्वराज का मीनिंग होता है सेल्फ गवर्नेंस, फ्रीडम, लिबरेशंस, ठीक? इंडिविजुअल्स के मतलब लिए इसका मतलब होता है सेल्फ मास्टरी, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ रियलाइजेशन और मोरल गुडनेस। वही कम्युनिटी के लिए इसका मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग ऑटोनॉमस कम्युनिटी लाइफ विदाउट एनी फॉर्मल कोर्सिव अथॉरिटी, यानी अपने जो समुदाय हैं वो अपने जो नियम है गवर्निंग है उनके द्वारा रन करें, ना कि किसी कोर्सिव अथॉरिटी या स्टेट्स के द्वारा रन करें, यानी वो काइंड ऑफ इनलाइटन एनार्की की बात करते हैं, ठीक? इसके अलावा इन्होंने 4 कंपोनेंट ऑफ स्वराज भी माना है, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल ऑर्डर और धर्म, ये 4 कंपोनेंट स्वराज के इन्होंने माने हैं। अब हम लोग देख लेते हैं गांधी जी की जो आइडिया है उनमें किसका किसका प्रभाव पड़ा है ना, इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ गांधी। तो जॉन रस्किन्स का प्रभाव पड़ा है, इनकी जो बुक है अनटू द लास्ट, यहाँ इससे इन्होंने सर्वोदया का कॉन्सेप्ट लिया है। हेनरी थोरो से भी इनका प्रभाव, इन पर प्रभाव पड़ा है, इनसे इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया था। लियो टॉलस्टॉय से भी प्रभावित हैं, इनसे इन्होंने पैसिफिक अनार्किस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जिस अपने आप को फिलोसफिकल अनार्किस्ट भी मानते हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया था, ठीक? इटली की मजिनी से भी इन्होंने ये प्रभावित थे। साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी की जो बुक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इससे भी महात्मा गांधी प्रभावित थे। इसके अलावा महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से भी प्रभावित थे, इनको अपना पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु के रूप में देखते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। साथ ही साथ ये जैनिज्म से भी प्रभावित से, जहाँ से इन्होंने नॉन वायलेंस या अहिंसा का जो विचार है वो लिया था, ठीक? अब गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट थॉट और कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। जैसे उन्होंने ओशियानिक सर्कल का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ रिलायंट, ऑटोनॉमस कम्युनिटी की बात करते हैं। इसका जो कंसंट्रेटिक सर्कल होगा, जो केंद्र बिंदु होगा, वो विलेज मानते हैं, ठीक? और नेशन जो है तो कम्युनिटीज ऑफ कम्युनिटीज के रूप में देखते हैं। ओशियानिक सर्किल का जो मेन उद्देश्य है वो डिसेंट्रलाइजेशन का विजन जो उनका था, विकेंद्रीकरण का, उसको है। साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन हो नॉन हायरार्किकल होना चाहिए, लोग पार्टिसिपेट करें एडमिनिस्ट्रेशन में, और सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की बात
करते हैं। ठीक, इसके अलावा इन्होंने सत्याग्रह का भी कॉन्सेप्ट दिया था। सत्याग्रह का मतलब है कि जो हमारे गोल है, एम है, उसको अचीव करने के लिए सत्य और नॉन वायलेंस का जो तो मेथड अपनाना चाहिए। साथ ही सर्वोदया का कॉन्सेप्ट दिया, यानी सर्वोदया यानी सभी के लिए भलाई, सभी के लिए अच्छा, गुड फॉर ऑल की बात की जाती है। अंत्योदय का भी कॉन्सेप्ट दिया था। अंत्योदय मतलब जो सबसे गरीब है, पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, उनको जो हो तो उनके भी अच्छाई के लिए काम सरकार को करना चाहिए, नीतियां बनाते समय, पॉलिसी बनाते समय। फिर ट्रस्टीशिप का भी कॉन्सेप्ट दिया। ट्रस्टीशिप का मतलब जो कैपिटलिस्ट वर्ग है या जो वेल्दीएस्ट लोग हैं सोसाइटी के, उनके पास जो संपत्ति है, उनको उनकी संपत्ति एक ट्रस्टी के रूप में वो बताते हैं कि ये जो है लोगों के वेलफेयर या समाज के वेलफेयर के लिए, मासेस के वेलफेयर और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज की जाए। ठीक ना। साथ साथ ये ब्रेड लेबर का भी कॉन्सेप्ट देते हैं। ब्रेड लेबर का कॉन्सेप्ट में ये कहते हैं कि सभी को उतना मैनुअल वर्क करना चाहिए जिनकी उनका जितना वो मटेरियल कंजम्पशंस करते हैं, है ना। तो मतलब सभी को लेबर का, मैनुअल लेबर जो है उसको करना चाहिए। ठीक, फ्रीडम फ्रॉम वांट का भी कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें वो लिमिटेड करते हैं जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, वांट है, इच्छा है, उसको लिमिट करने की, यानी वॉलंटरी रूप से सभी गरीब के रूप में कार्य करें, यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें, उससे ज़्यादा भी न एक्वायर्ड करें, न संपत्ति ही, न किसी भी प्रकार की चीज़ें ही, है ना। साथ ही साथ वो वेस्टर्न जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसका भी विरोध करते हैं। उसके अनुसार उनके जगह पर वो उनका जो विजन होता है आइडियल सिविलाइजेशन का होता है, जो बेस्ड नहीं होता मटेरियल, जैसे वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है वो मटेरियलिस्टिक होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है, मैकेनिस्टिक होता है। तो ये सब चीज़ें का विरोध करते हैं ये। ठीक है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जो वेस्टर्न मेडिकल ट्रीटमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, वे ऑफ लाइफ है, उसको भी त्यागने की बात करते हैं। साथ ही साथ ये रिजेक्ट करते हैं डिटर्मिनिज्म को, यानी ये किसी एक ट्रुथ को, सत्य को पर भरोसा करने की बात नहीं करते, बल्कि कहते हैं जो सत्य होता है वो रिलेटिव ट्रुथ होता है, उस पर ये विश्वास करते हैं। ठीक, तो ये सब इनके कुछ कॉन्सेप्ट थे कि कॉन्सेप्ट है, इनको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। साथ ही साथ इनके कुछ न्यूज़पेपर, जर्नल और मैगजीन्स हैं, उनको भी आप लोग याद रखिए। जैसे इंडियन ओपिनियन इनका न्यूज़पेपर है, यंग इंडिया इनका एक वीकली जनरल था, नवजीवन इनका एक न्यूज़पेपर था, और हरिजन भी क्या है, वीकली न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में पब्लिश होता था। तो ये याद रखिएगा। फिर गांधी जी के आश्रम है, इनका क्रोनोलॉजी पूछ लेता है एग्जाम्स में कि कैस इनका जो आश्रम बने हैं उनको क्रोनोलॉजी बताइए, तो ये भी याद रखिएगा। जो फोनिक्स सेटलमेंट है ये 1904 में बना था। टॉलस्टॉय जो फार्म है ये एस्टैब्लिश हुआ था 1910 में एस्टैब्लिश हुआ था। कोचराव आश्रम है जो 1915 में एस्टैब्लिश हुआ था, और इसी का नाम बदल के 1917 में साबरमती आश्रम कर दिया गया था। तो 1917 में कोचराव आश्रम शिफ्ट हो गया था और उसको साबरमती के किनारे इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया। फिर सेवाग्राम आश्रम जो था इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1936 वर्धा में। तो ये याद रखिएगा, इनके क्रोनोलॉजी पूछा जाता है एग्जाम्स में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद रखिए गांधी जी के बारे में। गांधी जी साउथ अफ्रीका जो गए थे, वो एक गुजराती बिजनेसमैन के कोर्ट उनका केस लड़ने के लिए गए थे। ठीक, ये अपने आप को इनलाइटन एनार्किस्ट के रूप में भी घोषित करते हैं। ठीक, ये फॉलो करते हैं डेंटोलॉजिकल मेथड्स को, फिलॉसफी को, यानी ये एंड्स और मीन्स का सिद्धांत देते हैं, यानी जो हमारा लक्ष्य होता है अचीव, उसके जो एंड्स होते हैं उसको भी प्राप्त करना होता है, साथ साथ उसके लिए जो रास्ता अपनाया जाए वो मीन्स पर भी ध्यान देते हैं, यानी जो मीन्स है, जो रास्ता है, वो भी हमारा करेक्ट होना चाहिए। ठीक, साथ साथ इनको कैसर हिंद उपाधि दी जाती है 1950 में, जिसको ये लौटा देते हैं जो जलियांवाला बाग मस्कस हुआ था उसके विरोध में। ठीक ना। इन्होंने सत्यवीर की कथा जो तो एक बुक लिखी जो ट्रांसलेटेड बुक थी, जिसमें जो प्लेटो की अपोलॉजी बुक थी उसका जो है तो ट्रांसलेशन था गुजराती में, ये गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिसमें वो प्लेटो को जो है तो सत्यवीर कहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ट्रांसलेट किया था जॉन रस्किंस की जो बुक है अनटू द लास्ट, उसको सर्वोदया के रूप में गुजराती लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसलेट किया था, जिसको इन्होंने इंडियन ओपिनियन में 9 भाग में जो तो पब्लिश किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है गांधी जी के बारे में, वो याद रहने चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी पर, असर्शंस और रीजंस का क्वेश्चन है। असर्शन यानी कथन दिया हुआ है यहाँ पर कि महात्मा गांधी इनविसेज दैट द अमाउंट ऑफ नॉन वायलेंस वुड बी यूज्ड बी द मार्क ऑफ एन एडवांस सोसाइटी, यानी जो महात्मा गांधी ने कल्पना की थी कि अहिंसा का जो उपयोग है वो उपयोग की गई अहिंसा की मात्रा एक उन्नत समाज की
पहचान होगी, ऐसा मानते हैं, असर्शन में कथन है। फिर इसका रीजंस बताते हैं कि दैट इज व्हाई ही मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज स्टेट्स एंड अनार्किस्ट स्टेट, यानी इसी कारण उन्होंने अपने जो राज्य है और अराजकतावादी जो राज्य है उसके मध्य स्पष्ट विभेद भी, उसके बीच स्पष्ट अंतर भी किया था, डिस्टिंक्शन भी किया था। तो यहाँ पर जो तो असर्शंस भी सही है, रीजंस भी सही है, और जो असर्शंस है जो रीजंस है उसका असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशंस भी है, यानी थर्ड नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। देख लेते हैं, महात्मा गांधी इंडीड व्यू हेल्ड व्यू ऑफ नॉन वायलेंस और अहिंसा, ये उनका जो व्यू था वो अहिंसात्मक तरीके से था, उनके विचार जो है तो अहिंसा पर आधारित थे। तो वो देखते हैं कि जो सोसाइटी होती है, एक एडवांस सोसाइटी होती है, उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है अहिंसा, ठीक ना। और ये बताते हैं कि कोई भी सोसाइटी किस लेवल का जो है तो अहिंसा अपनाती है, वो उसके डेवलपमेंट को दिखाता है, ठीक ना। तो यानी जो डेवलप सोसाइटी होगी वो अपने जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको रिजॉल्व करने के लिए पीसफुल मीन्स का प्रयोग करेगी, शांतिप्रिय जो तरीके होते हैं उनका उपयोग करेगी। साथ ही साथ वो एक अपने स्टेट्स जो आइडियल स्टेट है और एक एनार्किक स्टेट्स है उसमें भी डिस्टिंक्शन करते हैं। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न एनार्किक कॉन्सेप्ट है स्टेट्स का, और इनके जो एनार्किक स्टेट्स है उसमें दोनों डिफरेंस है। इनका जो स्टेटलेस सोसाइटी है वो सेल्फ रेगुलेशन और मोरल अथॉरिटी की बात करता है, वो कहता है कि ये जो तो रिप्लेस करेगा कोर्सिव पावर ऑफ स्टेट्स की, ठीक ना। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है स्टेटलेस सोसाइटी का वो ट्रेडिशनल वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है एनार्की का उसके उससे डिफरेंट है, ठीक ना। गांधी जी का मानना है, गांधीज आइडिया वाज मोर अबाउट द सोसाइटी ऑर्गेनाइज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉलंटरी कोऑपरेशन एंड नॉन वायलेंस, यानी इनका जो सोसाइटी होगा ऑर्गेनाइज होगा वो वॉलंटरी कोऑपरेशन के आधारित आधारित होगा, ठीक ना। कोऑपरेशन करेगा, कोऑपरेट करेगा एक दूसरे के साथ, साथ ही साथ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित इन कथनों को देखिए और इनसे संबंधित जो करेक्ट आंसर है उसको आपको फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन साइंटिफिक मेथड एंड साइंटिफिक अप्रोच, यानी जवाहरलाल नेहरू साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक अप्रोच में दोनों में अंतर पाते हैं, यानी वैज्ञानिक जो पद्धति है और वैज्ञानिक मार्ग इन दोनों में अंतर किया है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है कथन, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू हिम साइंटिफिक मेथड इज द रीजन बेस्ड एफर्ट एंड साइंटिफिक अप्रोच इज अ वे ऑफ लाइफ, यानी उनके पास जो वैज्ञानिक पद्धति वह तर्क पर आधारित प्रयास है, और जबकि वही वैज्ञानिक जो मार्ग है वो जीवन का एक तरीका वो बताते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है आपके वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में के विचारों से करेक्ट मैच खाते हैं। तो देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इन्होंने अपनी जो थिंकिंग है उसमें साइंटिफिक थिंकिंग की बात की कि सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग साइंटिफिक थिंकिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं। इन्होंने ये आर्टिकुलेट किया था, जो साइंटिफिक टेम्पर की बात की थी 1946 में किया था। इनका जो साइंटिफिक टेम्पर है वो इन्वॉल्व है एप्लीकेशन ऑफ साइंस, और जो साइंटिफिक मेथड है वो केवल साइंटिफिक चीज़ों अप्रोच को लेकर नहीं बल्कि जो लाइफ है उसमें लाइफ के सभी एस्पेक्ट में यूज करने की बात की है। इन्होंने अंतर किया है दोनों साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक अप्रोच दोनों में। साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है कोई ऑब्जर्वेशंस करना, साइंटिफिक कोई भी इंक्वायरी की जा रही है उसका एक्सपेरिमेंट हो गया, हाइपोथेसिस होता है उसका टेस्टिंग करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है। वहीं पर जो ये मानते हैं साइंटिफिक अप्रोच का, वो कहते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच वे ऑफ लाइफ है, जिसमें रीजनल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग होती है, क्वेश्चनिंग की जाती है समाज में कोई भी बुरी चीजें प्रचलित है उसके बारे में, ठीक है। साथ ही साथ जो मनी धारणाएं हैं विकसित है उसका भी त्याग करने की बात या उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात भी की जाती है। तो ये साइंटिफिक अप्रोच है, ये वे ऑफ लाइफ है। तो इनके अनुसार जो साइंटिफिक मेथड होता है वो रीजन बेस्ड एफर्ट्स होता है, जबकि जो साइंटिफिक अप्रोच है वो वे ऑफ लाइफ है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी माना जाता है, स्वतंत्रता के बाद जो भारत बना है उसका आर्किटेक्ट माना जाता है। इनके कॉन्सेप्ट क्या है, ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। ये इनका जो सेकुलरिज्म है साइंटिफिक ह्यूमनिज्म पर बेस्ड है, ना कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जिसमें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में क्या किया जाता है, स्टेट और चर्च यानी स्टेट और रिलीजन्स का कोई संपर्क नहीं होता आपस में, दोनों में क्लियर डिस्टिंक्शन दिखाई देता है, सेपरेशन होता है। लेकिन जो इनका सेकुलरिज्म है इनके आधार पर इसमें मानते हैं कि जो स्टेट होता है उसको न्यूट्रलिटी रखना चाहिए रिलीजन्स के मैटर पे, ठीक ना। वो मानते हैं कि जो स्टेट होता है उनको ना तो अधार्मिक होना चाहिए, ना तो धर्म का विरोध ही करना चाहिए, बल्कि जितने भी फेथ हैं, धर्म है, रिलीजन है, सब पर इक्वल रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए।
तो इस प्रकार वो स्टेट की एक न्यूट्रल भूमिका मानते हैं। वो कहते हैं इससे जो है तो स्टेट को क्या करना चाहिए, सभी व्यक्ति के प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंडिविजुअल रिलीजन क्या है, उनका इंडिविजुअल राइट्स है, उनके फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर बनाना चाहिए, मोरालिटी, सोशल वेलफेयर और जस्टिस, ये सब काम स्टेट्स के बताते हैं। ठीक है ना। फिर उनका कॉन्सेप्ट थॉट सोशलिज्म पर क्या है उसको, तो इनका जो सोशलिज्म था वो फैबियन सोशलिज्म से इंस्पायर्ड था, जिसमें डेमोक्रेटिक, पीसफुल और ग्रेजुअल चेंज की बात की जाती है। ये मिक्स्ड है लिबर्टेरियन मार्क्सिज्म का, फैबियन सोशलिज्म, गांधीयन मोरल ऑफ फिलॉसफी, इन सभी का मिक्स्ड फॉर्म है। ठीक ना, जो जवाहरलाल नेहरू का सोशलिज्म है। ठीक है। साथ ही साथ ये मिक्स्ड इकोनॉमी की भी बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर है दोनों द्वारा इकोनॉमी को रन किया जाना चाहिए, लेकिन जो ग्रेटर इंपॉर्टेंस या ग्रेटर रोल्स मानते हैं वो पब्लिक सेक्टर का मानते हैं। साथ ही साथ ये सेंट्रल प्लानिंग की भी बात करते हैं, जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक ना। इनके द्वारा जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई बुकें हैं उनको देख लेते हैं। इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा, टुवर्ड्स फ्रीडम इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, और लेटर्स फ्रॉम द फादर टू हिज डाटर, ये भी उन्होंने लिखा था। अब हम इन पर कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो 5 बार के प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। 1929 में लाहौर सेशन में काम करते हैं, जिसमें उसने पूर्ण स्वराज के रूप में कार्य किया, का नारा दिया था। ठीक 1936 में लाहौर में, 1951-52 लाहौर, 1953 हैदराबाद में, और 1954 कल्याणी जो कांग्रेस की मीटिंग होती है उसमें ये प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। फिर ये नेहरू रिपोर्ट को भी ड्राफ्ट करने में मदद करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है ये अपने फादर्स मोतीलाल नेहरू के साथ ये करते हैं, और अन्य कांग्रेस लीडर्स रहते हैं। 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है। इसके अलावा ये 1955 में जो तो अवार्डी रिवोल्यूशंस ऑफ कांग्रेस भी पेश करते हैं, जिसमें जो तो सोशलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी को अपनाने की बात की जाती है। इसके अलावा इन्होंने जो मेजर सोशल रिफॉर्म किए, जैसे एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी जो सिस्टम है उसका समाप्ति की, लैंड रिफॉर्म किए, हिंदू कोड बिल लाए, ठीक, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने प्लानिंग कमीशंस का गठन किया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये सब चीज़ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इनको आपको याद रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट से क्वेश्चंस आए हुए थे उनका एनालिसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की आगे आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।